घर से पढ़ो कार्यक्रम के तहत आज हम भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके ऊपर हम सभी चर्चा करेंगे और उसको पढ़ेंगे। और यह है कक्षा 8 का जो हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 है। उसमें दिया गया है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों से कुछ अधिकार, जिसमें बच्चों हमने पहली कक्षा में संविधान क्या है, संविधान का प्रारूप और संविधान कब बना उसके बारे में हम सभी ने मिलकर पढ़ा, जिसमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी और एक फुटबॉल का उदाहरण देते हुए, फुटबॉल खेल का उदाहरण देते हुए आपको समझाया। इसके साथ साथ जो नेपाल का जो संविधान है उसके बारे में बताते हुए आपको कि पहले वहाँ एकल शासन था, राजा का शासन था, फिर उन्होंने लोकतंत्र का शासन बनाया और लोकतंत्र के साथ साथ फिर उन्होंने अपनी संविधान सभा का गठन किया। इसी तरीके से भारतीय संविधान में भी हमने आपको बहुत कुछ बताया, जिसमें उसकी शासन पद्धति, संघवाद के बारे में आपसे चर्चा की। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, समानता का अधिकार है। सबसे पहला क्या आता है? समानता का अधिकार, कि समान सभी लोग क्या हैं? एक समान है। किसकी नजर में? कानून की नजर में। किसकी नजर में है? कानून। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि किसका मतलब है? समानता के अधिकार का मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा बनाया गया है और ये जनता की भलाई के लिए ही हमारा संविधान का गठन किया गया है। इसलिए लोगों को देश का कानून जो है, इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी आपने देखा कि अपने भारतवर्ष में, भारत में बहुत सारे विभिन्न धर्मों के विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं और लिंग के आधार पर, ठीक, पुरुष, महिला, अन्य प्रकार के आधार पर नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव के नहीं किया जा सकता। ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। बच्चों, चाहे कोई भी स्थान है, कहीं पर भी हर जगह उसको बराबर का दर्जा मिलेगा, बराबर पहुंच का उसका अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। उन्मूलन मीन्स इन्हें उसको खत्म कर दिया गया है। समानता का अधिकार, इसके क्या बताए थे उन्होंने? कुछ इसके बारे अपवाद हैं जिसमें हमें समानता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा किसी भी व्यवसाय, पैसा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। आप बच्चों, जैसे हम अपनी कभी भी पंचायत में, ग्राम सभा में हम अपनी बात को रखते हैं, संगठन बनाते हैं। जैसे अपने गांव की भलाई के लिए हम अपना सेवा दल या किसी भी प्रकार का कोई अच्छा एक संगठन समाज सेवा के लिए बना लेते हैं, उसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। देश के किसी भी भाग में कहीं पर भी हम आने जाते हैं, आते जाते हैं और रहते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, वो सभी उसके अधिकार के, समानता के अधिकार में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। क्या कहा गया है? मानव व्यापार, जबरिया श्रम, जबरदस्ती कोई उसे वो दिहाड़ी कराना, लेबर कराना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की
की मजदूरी पर रखना अपराध है। आपने देखा होगा बच्चों, जो अपने आसपास के गांव के पास फैक्ट्रियां हैं उसमें बाहर लिखा होता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, कानून है, ये एक कानून है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगला कौन सा है बच्चों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। मैंने आपको बताया था पहले कि आपने विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम जाति है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, उनको सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और अपनी इच्छा से वो अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो हमारे संविधान में उसको अधिकार है। अब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आपने देखा बच्चों, सरकार ने अपनी संस्कृत भाषा को ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एकेडमी और अन्य संस्थानों में संस्कृत को दर्जा दे करके, अच्छा दर्जा देकर उसको सिखाने के लिए कोशिश कर रही है। तो उसमें शैक्षणिक वो अधिकार है, सांस्कृतिक जैसे हमारी संस्कृति है उसके लिए भी अल्पसंख्यक समुदाय और अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए शैक्षणिक संविधान खोल सकते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है। जैसे राज्य द्वारा किसी मौलिक अधिकार का ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, चाहे वो सांस्कृतिक, शैक्षणिक है, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध है, समानता का है, उसके विरुद्ध कोई उल्लंघन हुआ है तो उस अधिकार का सहारा लेकर वह अपने न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है, क्योंकि जो संविधान के लिए बच्चों मौलिक अधिकार हैं वो हर आदमी के लिए, जैसे समानता थी, शैक्षणिकता थी, ये सब मैंने आपको बताया, तो वो क्या कहलाती है? एक अंतरात्मा है। वो एक बीच है जो एक साफ अच्छे तरीके से और एक उनको पूर्ण रूप से जन्म लेने के से लेकर के मृत्यु तक उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कराता है, वो हमारा भारतीय संविधान है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें बच्चों राष्ट्रवादियों ने जो हमारे साथ जो किया था वो उन्होंने राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था ना। और वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, क्योंकि जो लिखित अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें मौलिक अधिकार ही हैं जो राज्य की सत्ता को मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से, यदि कोई गलत वो अफसरशाही कोई वो करता है तो उससे हमारे को बचाते हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। अल्पसंख्यक भी चाहते थे कि हमारे संविधान में ऐसे अधिकार बनने चाहिए कि जो राष्ट्रवादी चाहते हैं वो ऐसा ना हो और उनके लिए जो समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का
आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इसका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। क्या है? संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा सामने रखे। क्या है बच्चों? मौलिक अधिकारों के साथ साथ निर्देशक तत्व भी बनाए गए जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा सामाजिक और आर्थिक सुधार हो। उसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? नंबर 1, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो वो क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, वो भी क्या है? उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि वो भारतीय संविधान में है और वो भारतीय है, वो किसी भी राज्य में जाकर के अपना कार्य कर सकता है। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, ये भी क्या है? हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसकी पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, वो भी हमारा एक उल्लंघन है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। कर देता है ना। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहां लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की भी जरूरत पैदा हो गई थी। जैसा कि बच्चों मैंने आपको इससे पहले आपकी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि नेपाल में राजा का शासन था, वो ज्यादा जोर जबरदस्ती वो करता था, अपनी तानाशाही चलाता था, लेकिन वहां लोकतांत्रिक समाज का गठन हुआ और लोकतांत्रिक समाज बनने के बाद नया संविधान की जरूरत पैदा हुई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बारे में अध्याय और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। तो बच्चों, हमने आज आपको संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। और मौलिक अधिकार हम सीधे यदि हम अपनी कॉपी में लिखते हैं तो हम लिखेंगे सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, पांचवा हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, और फिर इसके बाद हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, और फिर हमारे जो हैं उसमें क्या क्या हम उल्लंघन है उसमें कि जो हम नहीं करते हैं उसमें उल्लंघन वो दिया गया है, और फिर हमारी धर्मनिरपेक्षता। तो बच्चों,
आप सभी इसको मिलकर पढ़ें और जो हमारे कोरोना महामारी का जो लॉकडाउन में जो घर पे पढ़ने की अनुमति दी गई है उसको बकायदा आप माता पिता भाई बहन के सहारा लेकर के और हमारे से इसके वीडियो के माध्यम से आप हमारे से कुछ पूछ सकते हैं और दूरभाष के मोबाइल से फोन के माध्यम से भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।